पहला, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो हमें इसमें इस विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है, मतलब हमें इसमें इस विस्थापन को ग्राफ में दिखाना है। तो यहाँ पर ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और यहाँ पर ये है पश्चिम। और हम इसमें उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन को दर्शाना है। तो यहाँ पर यह उत्तर और उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में हमें 40 किलोमीटर के विस्थापन को दर्शाना है। और यहाँ पर यह है ओ और यह है बिंदु पी, और यहाँ पर संलग्न आकृति में सदिश ओपी वांछित विस्थापन को दर्शाता है। तो यहाँ पर यह है इस विस्थापन का आलेखीय निरूपण। दूसरा, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो हम इसमें बताने के में से कौन सा सदिश है और अदिश। तो यहाँ पहला है 10 किलो, और यहाँ पर किलो का मतलब यहाँ पर ये वजन है, और वजन हमेशा अदिश होता है। तो यहाँ पहला है अदिश। दूसरा, 2 मीटर उत्तर पश्चिम में। तो अगर हमें इसमें केवल 2 मीटर दूर होता तो यहाँ पर ये अदिश है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 मीटर उत्तर पश्चिम में जाना है। तो यहाँ पर इसने हमें दिशा भी बताया, तो यहाँ पर ये है हमारा सदिश। यहाँ पर दूसरा है सदिश। और तीसरा है 40 डिग्री, और यहाँ पर 40 डिग्री केवल कोण है, इसीलिए यहाँ पर ये भी हमारा अदिश है। और यहाँ पर चौथा है 40 वाट, और 40 वाट भी अदिश राशि है। और पांचवा 10 की घात ऋण 19 कूलम, और यहाँ पर कूलम भी क्या है, एक अदिश है। तो यहाँ पर पांचवा भी अदिश है। और यहाँ पर छठवा 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और मीटर प्रति सेकंड का वर्ग त्वरण होता है, और त्वरण सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमने मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया है। तीसरा, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला समय कालांश, दूसरा दूरी, तीसरा बल, चौथा वेग, पांचवा कार्य। तो हमें से बताने कि इनमें से कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है। तो पहले समय कालांश और समय अदिश है, तो यहाँ पहला आ जाएगा अदिश। और यहाँ पर दूसरा है दूरी, और दूरी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी अदिश है, इसलिए यहाँ पर दूसरा भी आ जाएगा अदिश। तीसरा बल, और बल सदिश राशि है। चौथा वेग, ये भी सदिश राशि है। और पांचवा कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि W बराबर होता है सदिश F डॉट सदिश D, और डॉट प्रोडक्ट से हमें अदिश राशि मिलती है, इसलिए यहाँ पर कार्य अदिश राशि है। तो यहाँ पर हमने इनको अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया है। चौथा, आकृति 10.6 एक वर्ग में सदिशों को पहचानिए। तो हमें इसमें इन्हें पहचानना है। तो पहले हम सह आदिम को पहचानेंगे। तो सह आदिम सदिश वह सदिश होता है जिसमें उनके शुरुआती बिंदु समान हो। तो यहाँ पर ये सदिश इस बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पर इस बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पर इस बिंदु से केवल एक ही सदिश है, और यहाँ पर इस बिंदु से भी केवल एक ही सदिश है। तो यहाँ पर सदिश ए और सदिश डी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सदिश ए और सदिश डी सह आदिम सदिश हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और सदिश डी सह आदिम है। तो हम दूसरा ज्ञात करेंगे। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन कौन से सदिश समान है। तो समान सदिश का मतलब होता है कि जिसमें सदिश के दिशा परिमाण सभी समान हो। तो यहाँ पर ये वर्ग है, इसीलिए यहाँ पर इन सभी सदिशों के परिमाण समान है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से सदिश की दिशा समान है। तो यहाँ सदिश ए ऐसा है और सदिश सी ऐसा है, तो यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है। और यहाँ पर सदिश डी की दिशा इस तरफ है और सदिश बी की दिशा भी इस तरफ है। तो यहाँ पर इन दोनों की दिशा समान है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश बी और सदिश डी समान है। तो हम तीसरा ज्ञात करेंगे। तो हमें इसमें उन सदिशों को ज्ञात करना है जो संरेख है परंतु उनकी दिशा समान नहीं है। जैसे यहाँ पर सदिश डी और सदिश बी संरेख भी और समान भी हैं, लेकिन हमें इसमें ये ज्ञात नहीं करना है। हमें इसमें उन सदिशों को ज्ञात करना है जो संरेख है परंतु उनकी दिशा विपरीत है। तो हम सदिश ए की दिशा है ये और सदिश सी की दिशा है ये, तो यहाँ पर संरेख है परंतु इनकी दिशा विपरीत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए और सदिश सी संरेख है परंतु असमान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और सदिश सी संरेख है परंतु समान नहीं है। पांचवा, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। तो हमें इसमें बताने के में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य। तो पहले हम इसे देखते हैं। तो पहला कथन है सदिश ए और ऋण सदिश ए संरेख है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है हमारा सदिश ए और यहाँ पर ये है हमारा ऋण सदिश ए। तो यहाँ पर केवल इनकी दिशा विपरीत है, बाकी ये समान है, और यहाँ पर ये दोनों संरेख हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा पहला कथन सत्य है। तो अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तब इसके कहने का मतलब है कि दो सदिश जो संरेख हैं क्या उनकी लंबाई भी समान होगी। ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर ये है हमारा सदिश ए और ये है हमारा सदिश बी। तो यहाँ पर ये दोनों संरेख है किंतु यहाँ पर इनकी लंबाई समान नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा दूसरा कथन असत्य है। फिर अब हम तीसरा देखते हैं। तो हम तीसरा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि दो सदिशों के यदि लंबाई समान है तो क्या वो संरेख होंगे। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है सदिश ए और यहाँ पर ये है सदिश बी। तो यहाँ पर इनकी लंबाई मतलब परिमाण समान है किंतु यहाँ पर ये दोनों संरेख नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमारा तीसरा कथन असत्य है। तो अब हम चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि दो सदिश जो संरेख भी हैं और उनकी लंबाई भी समान है, तो क्या वो दोनों समान होंगे। यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है हमारा सदिश ए और यहाँ पर ये है हमारा ऋण सदिश ए। यहाँ पर इन दोनों के परिमाण मतलब लंबाई भी समान है और यहाँ पर ये दोनों संरेख है किंतु यहाँ पर इन दोनों की दिशा विपरीत है, इसीलिए यहाँ पर सदिश ए ऋण सदिश ए के बराबर नहीं, मतलब यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है, इसीलिए हमारा चौथा कथन भी असत्य है। तो यहाँ पर हमारा केवल पहला कथन ही सत्य है, बाकी सभी कथन असत्य है।